नाज़रीन, आए दिन हम आपको नए नए मेहमान से मिलाते हैं। आज भी हमारे मेहमान जो है कुछ खास है, क्योंकि अगर देखा जाए पीडीपी की हर वक्त ये मांग रहती है कि यहाँ पर इनिशिएट डायलॉग प्रोसेस की जाए, बातचीत का दौर शुरू किया जाए, ऑल जो स्टेक होल्डर्स है उनसे बातचीत का दौर शुरू किया जाए। कुछ हमारे सॉफ्ट क्वेश्चंस, कुछ हार्ड क्वेश्चंस जो है आज के मेहमान से करेंगे, देखेंगे कि पीडीपी का असल जो मकसद है वो क्या है। आज हमारे बीच में, हमारे साथ में एक नए मेहमान हैं, जनाब तौसीफ शाह साहब, जो पीडीपी के सीनियर लीडर है और काफ़ी ज़्यादा जो है वर्सटाइल लीडर है, यहाँ पर स्टालवार्ट लीडर है। यहाँ पर इनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे कि इनके जो तासुरात है इस बारे में क्या है। तौसीफ साहब, आपका बहुत बहुत खैर। फैजल साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। तौसीफ साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, पीडीपी जो है आज कह रही है कि बातचीत का दौर शुरू किया जाए। जो स्टेक होल्डर्स है यहाँ पर, ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया एंड जो हमारे वैली में स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बातचीत का दौर शुरू किया जाए। क्या आप भी मानते हैं कि ये डिसीजन जो ले रहे हैं, ये बातें जो बताई जा रही है आपकी कायद की तरफ से, आपकी पैटर्न जो महबूबा मुफ्ती है उनकी तरफ से, आप मानते हैं कि ये सही वक्त है कि ऐसी बात करना कि आप बातचीत का दौर शुरू किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको यह समझना पड़ेगा कि जहाँ दो लोगों के बीच में जहाँ भी तनाज़ा है, जहाँ भी प्रॉब्लम कोई है, वो हमेशा टेबल पर ही सॉल्व होती है। जैसे हमारे मरहूम कायद जनाब मुफ्ती मोहम्मद साहब ने फरमाया था, उन्होंने एक बहुत अच्छी शार एक दिया था उन्होंने, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था 2002 में जब उनकी हुकूमत आई थी। ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। सो अगर तनाज़ा है तो वो टेबल पर ही हल होगा, जंग से हल नहीं होगा। जंग से दोनों तरफ, मुझसे ज़्यादा आप और हमसे ज़्यादा लोग बेहतर जानते हैं कि जंग के नताइज क्या रहते हैं। सो ये मुझको लगता है कि अगर हिंदुस्तान अभी भी इस पर अमल करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए कि अगर ये हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हिंदुस्तान चाइना के साथ बात कर सकता है, अगर हिंदुस्तान बाकी ममालिकत के साथ बात कर सकता है, तो हमको ये समझ नहीं आता है कि सिर्फ पाकिस्तान से बात करने में क्या उनको क्या रुकावट दरपेश आती है। तो अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन वी कैन स्टार्ट स्पीकिंग टू पाकिस्तान। शाह साहब, आपको रोकना चाहूँगा मैं यहाँ पर। आप आज बातचीत की बात कर रहे हैं, बातचीत का दौर जो है शुरू करने की ज़रूरत है। तो मुझे बताइए, आप उनके साथ में अलायंस पार्टनर थे, तब आपने कोई ऐसी बात नहीं की, आपने तब कोई ऐसे ऐसे जो बयानात है नहीं दिए। तब तो आप मगन रहते थे, मस्त रहते थे, जो भी वो कहते थे वो आप करते थे। लेकिन आज जब आपने अलायंस, मतलब बीजेपी के साथ अलायंस आपकी ब्रेक हो गई, अब जबकि अब सिचुएशन जो है काफ़ी डिफरेंट है 370 हटने के बाद, तो आज फिर से वही आप डायलॉग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है दिस इज नॉट द राइट टाइम व्हेन वी शुड हैव टू इनिशिएट डायलॉग प्रोसेस इन कश्मीर? आपको क्यों भूल जाता है कि जब से अभी तक 2 दफ़ा हमारी हुकूमत आई है, दोनों दफ़ा हमने ये बात को ही पकड़ा है कि बातचीत से ही हल होगा। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जब 2002 में हमारे मरहूम लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद की हुकूमत आई थी पहली बार, ये आप ज़रा इस हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं, याद करें 2002 से पहले जब आप बाहर निकलते थे तो पता नहीं शाम को वापस आने की कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी। बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी ज़्यादा तेज़ तरार हुआ करती थी कि इंसान को पता नहीं रहता था कि मैं सुबह गया शाम को वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। सो द फर्स्ट थिंग जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की हुकूमत में आई वो ये थी कि लोगों की इज़्ज़त की बहाली हुई, टास्क फोर्स ख़त्म कर दिया गया। यहाँ तक कि हालात इतने ज़्यादा नॉर्मल हो गए, इतने ज़्यादा नॉर्मल होने लगे कि लोगों को भूल गया कि शायद यहाँ इतने सारे सालों से 1990 से लेकर 2002 तक, यानी 22 साल तक यहाँ इतना ज़्यादा टर्मोइल था, इतनी ज़्यादा क्रॉस फायरिंग, यहाँ क्रैकडाउन, यहाँ गोलीबारी। तो वो लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि आप ये 2002 से पहले के वक्त का और 2002 के बाद के ज़रा वक्त का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, देख लें कि आप कितनी ज़्यादा चेंजेस आई। मैं ये कहूँगा कि ये शायद जम्मू कश्मीर के अवाम की बदकिस्मती है कि जो अभी दूसरे दौर में जब हमारे मरहूम लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद आए थे, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की। मैं ये कहूँगा कि उनको अल्लाह ताला ने हमसे छीन लिया।
मेन चीज़ जो ये था कि जैसे अभी हम बातचीत की बात कर रहे हैं, उस समय भी बातचीत की बात कर रहे थे। आपने देखा होगा कि हुकूमत जो बनी बीजेपी के साथ, उसमें चंद एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम्स थे जो जिसे सीबीएम कहेंगे हम। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो थी कि जो यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगता है, जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट है, जो ये ड्रैकोनियन लॉज यहाँ लगे हुए हैं अफस्पा वगैरह के नाम से, ये आहिस्ता आहिस्ता रिवोक होने थे। तो मैं यही कहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये किसी और की बदकिस्मती है, हमारे कौम की बदकिस्मती है कि वो नहीं रहे। शायद अगर वो खुदा के फजल से ज़िंदा होते तो ना 370 ख़त्म हो गया होता, ना ये जो आप ये नया दोबारा से एक वो नया टर्माइल सा कुछ यहाँ शुरू हो रहा है। इंसान के जहन में है कि शायद दोबारा से लगता है कि बाहर जाना उतना ज़्यादा सेफ नहीं है जो 2002 से लेके 2010, 11, 12 के बीच तक था। सो आप भी थोड़ा सेल्फ इंस्ट्रोस्पेक्ट करिए। आप मानते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे एक कामयाब सियासतदान थे, एक कामयाब लीडर थे, एक कामयाब चीफ मिनिस्टर थे। तो लेटर जो लीडर्स आए, जो उनके सक्सेसर थे, तो आप मानते हैं कि वो फेल है फिर? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत करी है आपने। अगर हम देखें तो अगर हम स्टार्ट से देखें कि ये पीडीपी बनी कैसे, ये मरहूम लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का नाम और जो हमारी आज की कायदा मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, ये उनकी मेहनत का नतीजा है। तो जो मुफ्ती साहब ने बनाया था, एक निचोड़ के उन्होंने टीम एक बनाई थी, आपको लगता है कि धीरे धीरे वो पत्तों की तरह वो गिरते गए, वो चलते गए उस पार्टी से? तो आपको लगता है कि लेटर पीरियड इन पीडीपी वाज फेल्ड? देखिए, मैं ये आपको कहूँगा, इसमें हमको ये समझना पड़ेगा, हर जहाँ शहद रहता है वहाँ बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती हैं, जब शहद ख़त्म हो जाता है तो उसी समय आपको पता चलता है कि मेरा सही, दयानतदार, वफादार, हर हाल में मेरे साथ चलने वाला कौन है और शहद के पीछे बिन बनाने के लिए कौन है। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जब इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो जो उसमें जिसको हम बताएंगे कि वो सच्चे में रिलायबल पर्सन्स थे, वो वहाँ ही रहे, जो नहीं थे वो वहाँ से चले गए। देखिए, हमको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हमको किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, सबको पता है। आप भी किसकी बात कर रहे हैं वो मुझे पता है, सारी आवाम को पता है। वो ट्रस्टवर्दी नहीं थे जो चले गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे जो इन्होंने 370 को ख़त्म किया, ये हर कश्मीरी की इज्जत पर हमला है। क्या वो कश्मीरी नहीं है? क्या वो जम्मू के लोग नहीं हैं? जो अभी जम्मू के लोग मुसलमान या गैर मुसलमान, इसमें हमको मजहब लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जम्मू के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, जितने भी दीरीना बहुत पुराने लीडर्स हैं जो हर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी 370 की हिमायत करते हैं। सो ये एक किसी पर्टिकुलर फ़िरके का 370 नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख का 370 है। क्या वो लोग जो पीडीपी छोड़ कर गए और जो आज की डेट में कहते हैं कि अब आप इसको भूल जाइए, अब हमको स्टेटहुड के लिए लड़ना चाहिए, फलां फिस्तान चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, क्या वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं हैं? बिल्कुल है। तो मैं अब उल्टा आपसे सवाल करता हूँ कि अब आप मुझे बताइए कि अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन कहती है कि हमको 370 वापस चाहिए, तो वो चंद एक 10-15, 100, 200, 300 लोग निकले हैं जो बोलते हैं कि नहीं जी हमको ज़रूरत नहीं है। तो अब आप बताइए कि आप ज़्यादा किसको तोलेंगे? तो आपने 370 की बात की, अगर हम देखेंगे यहाँ पर 370 के बाद की जो पोजीशन है, अभी आपको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है जो बाकी लीडरान हैं यहाँ पर, चाहे वो बीजेपी के लीडर्स हैं, चाहे वो बाकी और लीडर्स हैं। वो बता रहे थे इन्होंने 70 साल तक यहाँ पर हुकूमत की, आप बता रहे 2002 में हमारी हुकूमत थी, तो तब से लेकर लगभग आज तक जो है 18 साल बीत गए।
तो आपने उसको परमानेंट क्यों नहीं बनाया? यहाँ के रीजनल लीडर्स पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना जो है बनाया जा रहा है अभी, क्यों इन्होंने कोई ठोस इकदाम इसके लिए नहीं उठाए? तो मुझे बताइए कि पीडीपी ने क्या इकदाम क्यों नहीं उठाए? वो भी तो हुकूमत में थे, उन्होंने क्यों नहीं 370 की पहल की और उसके लिए ठोस इकदाम उठाए ताकि वो बच सकता? देखिए, सबसे पहले मैं तनकीद का जवाब देना चाहूँगा कि जो आप कहते हैं कि जो आपने बीजेपी का नाम लिया, अगर आप बार बार कहते हैं ना, वो बार बार कहते हैं कि इनको चाहिए था कि इसको परमानेंट बनाते। एग्जैक्टली, इट्स ऑन रिकॉर्ड्स। सो अगर हम देखें, सबसे पहले बीजेपी का नाम ही लेंगे, तो जो उनकी हुकूमत 2014 से चल रही है, हिंदुस्तान के अंदर जो हुकूमत चल रही है, उसमें पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है वो डॉलर की वजह से बढ़ा है। जितनी भी खराबियां हिंदुस्तान में हुई है वो जवाहरलाल नेहरू ने की हैं। जो अभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट है ये पाकिस्तान से फंड हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि बाकी जो सही हो रहा है वो बीजेपी ने किया। तो अब आप मुझे बताइए कि इस तरह की तंजीम आपको तनकीद का निशाना बनाती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सवाल जवाब के लायक भी है कि वो क्यों तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बिकॉज उनके पास कुछ है नहीं बोलने को। अब मुझे बताइए उन्होंने आज तक दिया क्या जम्मू कश्मीर को? आपके सामने बाहर फ्लाईओवर बना है नया, जहांगीर चौक रामबाग फ्लाईओवर। एक 2 मिनट जो ये आपका टॉपिक है इससे थोड़ा हट के बाहर निकल रहा हूँ मैं। ये जो जहांगीर चौक रामबाग फ्लाईओवर हमारा बना है, इसमें आपने देखा होगा, अगर आपको कभी गाड़ी धोने की ज़रूरत होगी तो आपको घर में गाड़ी धोने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन बारिश होगी फ्लाईओवर पर, उसके नीचे गाड़ी रखिए, 2 दिन तक पानी गिरता रहेगा, 2 दिन तक गाड़ी धुलती रहेगी आपकी। सो ये डेवलपमेंट है जो हमको 370 के बाद मिली। ये आप ही के दौर में इनॉग्रेट किया गया था? नहीं, हमारे दौर के बाद, हमारी हुकूमत गिरने के बाद इनॉग्रेट हुआ था। इसका इनॉग्रेशन डेट मेरे ख्याल से था इट वाज 2020 का था ये। नहीं, मैं वो वाले पुराने सेक्रेटरीट वाले फ्लाईओवर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जहांगीर चौक रामबाग फ्लाईओवर ये लास्ट ईयर इनॉग्रेट हुआ है। ये 2020 2 महीना 5 अगस्त से पहले मेरे ख्याल से जून जुलाई में इसका वो एक अपना छोटा सा फेज़ इन्होंने चालू किया था। दूसरा फेज़ फिर इन्होंने अपना 5 अगस्त के बाद चालू किया। तो आज तक इसके ऊपर लाइटिंग नहीं है। इसमें बारिश का पानी जितना भी गिरता है, अगर नीचे पेडेस्ट्रेनियन चल रहा होता है उसको नहा के बाहर आना, सिर्फ साबुन घर से साथ लाना। सो ये डेवलपमेंट है जो आपके सेक्रेटरीट के अप्रॉक्सीमेटली नॉट मोर देन हाफ अ किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द सेक्रेटरीट। जितने भी सीनियर ऑफिसर्स आपके हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स आपके हैं, जितने भी आज के मशीर हैं, उनको इसी रोड से चलना है। और अब बाहर रोड की हालत देखिए क्या है। तो ये सब चीज़ें नज़र में रखते हुए अगर मैंने आपको तनकीद का जवाब दिया। तो शाह साहब, अगर देखा जाए यहाँ पर जो पीडीपी है उनको काफ़ी ज़्यादा नाम दिए जा रहे हैं, प्रो पाकिस्तानी आपको बताया जा रहा है, प्रो मिलिटेंट्स आपको बताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि अगर हम डिफरेंट फिरकों की बात करें तो अगर आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंटशिप हमें प्रो पाकिस्तान प्रो मिलिटेंट कहती है, यहाँ के चंद लोग हमें प्रो इंडियन कहते हैं। तो ये आपको बताया जाता है बीजेपी को भी आपने यहाँ पर लाया। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊंगा कि ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने। मैं शायद जहन में इसी सवाल का इंतज़ार कर रहा था कि ये सवाल कब करेंगे आप, क्योंकि ये मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ। बीजेपी को जम्मू ने फुल मैंडेट दिया, यहाँ श्रीनगर ने पीडीपी को मैंडेट दिया। तो सिर्फ हमारे मरहूम कायद मोहतरम का यही सोचना था कि ये जमहूरी हुकूमत है, इट्स नॉट अ डिक्टेटरशिप, दिस इज ट्रू सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। सो उसमें अगर जम्मू के लोगों ने बीजेपी को मैंडेट दिया, श्रीनगर में पीडीपी को मैंडेट दिया, ये इसकी पहली वजह है कि हम उनके साथ हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हो गए। दूसरा, अगर आपको अपनी स्टेट के लिए मफाद चाहिए, ये वो नॉर्मल मफाद नहीं थे कि हमें फ्लाईओवर बनाने थे, रोड ठीक करने थे, 4 नौकरियां देनी थी, ये लोगों को जेलों में से बाहर निकालना था, ये यहाँ का पब्लिक सेफ्टी एक्ट ख़त्म करना था,
ये ड्रैकोनियन लॉज को रिवर्स करना था, ये बहुत बड़ी बात थी, ये सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं थी। तो वो उस समय हमें भी मालूम है कि उस समय हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सपोर्ट दिया था, उस समय हमने कांग्रेस ने भी बोला था कि बीजेपी को बाहर रखें। मोरुल्ला ने भी आपको कहा था कि हम एग्जैक्टली। बट मुझे बताइए कि ये मफाद कहाँ से निकलते हैं कि ये अगर हमने उस समय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से या सेंटर में कांग्रेस से अलाइंस किया होता तो ना आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात कर पाते, ना आप अपने ड्रैकोनियन लॉज की बात कर पाते, जिनके रहते हुए हमारे बच्चों को बाहर जाना मुश्किल है। अभी भी वो इंटैक्ट वैसे ही है वो लॉज। फिर किस पर आपने काम किया? दिस इज द रीजन कि जो इन्होंने हमसे सपोर्ट वापस ले लिया, बिकॉज दे वांटेड टू बेंड अस। तो आप वही डिमांड कर रहे थे कि रिपील किया जाए, इनको खत्म किया जाए, तभी उन्होंने सपोर्ट जो वापस लिया। देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि थोड़ा लोगों को भी सोचना चाहिए, और अगर आप पीछे के न्यूज़पेपर्स निकाले, जो बैकडेट के न्यूज़पेपर, पिछले ज़माने के न्यूज़पेपर, जब हमने बीजेपी के साथ अलाइंस किया था तो उसमें एक बाज़ाब्ता आया था कि हमने इन चंद पॉइंट्स पर इनके साथ अलाइंस किया है, वट एवर जो भी CPM जिनके साथ थे, सो वी हैव डन अलाइंस विद बीजेपी। सो टू एक्सप्लेन यू फेवर द पॉइंट्स what exactly there was in it. Number 1 point was कि फुल जम्मू कश्मीर में से डिस्टर्ब एरिया एक्ट ख़त्म होना चाहिए, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत देर सोचने के बाद, बहुत डिस्कशंस के बाद कि भाई हम सब जगह से नहीं उठाएंगे, वील सी जो डिस्ट्रिक्ट सेफ होता जाएगा वहाँ से उठाते जाएंगे। सो दे इंटेंडेड टू स्टार्ट फ्रॉम गांधरबल, बारामूला एंड श्रीनगर। सो वो उनका पहला पॉइंट था, पर इन्होंने एग्री करा था। सेकंड पॉइंट वाज कि हमारे जितने भी पावर स्टेशन हैं वो हमको वापस मिले। आप ये जाति देखिए कि हमारा पावर है, हम जनरेट करते हैं, हमारे पानी से जनरेट हो रहा है, हमारा वर्कफोर्स उसमें नो डाउट कि बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से ही है, बट सोर्सेज आवर्स, वी शुड बी द फर्स्ट बेनिफिशरीज। ये इधर से पावर उठ के सारा बाहर की तरफ जाता है और हमको ही पावर नहीं मिलता। सो दे ऑल्सो एग्रीड कि चलो भाई 4 हैं आपके 5 पावर प्रोजेक्ट है, उसमें से 3 आपको वापस दे देंगे। जैसे कि बार बार हमारी महबूबा मुफ्ती जी जहाँ भी लेक्चर में वो हमेशा कहती रहती हैं, उनकी भी यही कोशिश रहती है कि लोग समझे, उनको समझ आए कि हमने क्या किया और हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, हमने क्यों बीजेपी के साथ उस समय अलाइंस किया। जितने भी रोड्स आप देखिए, अगर आप यहाँ से पाकिस्तान के बीच में अभी ट्रेड जो कर रहे हैं, आपका जितना भी अपना क्रॉस LOC ट्रेड है, वो सारा PDP के टाइम में ही स्टार्ट हुआ। तो शाह साहब, अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट की या बाकी चीज़ों की, उसमें हमें सब कुछ पता है, लोगों को भी पता है, लेकिन हमें आप ये बताइए कि आपसे मैंने सवाल किया था, आपको प्रो पाकिस्तानी और प्रो मिलिटेंट्स बताया जाता है, कैसे आप मतलब लोगों को बताएंगे कि मतलब क्या हकीकत है? देखिए, प्रो पाकिस्तानी और प्रो मिलिटेंट्स कहने का मतलब है कि हाँ, हम कहाँ के लीडर, कश्मीरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो जो हमारे बच्चे हैं वही हमें वोट डालते हैं ना। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई, ये जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, जिसके पास जम्मू कश्मीर की स्टेट सब्जेक्ट है, वो वही हमारे बच्चे हैं, उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर उनके फेवर में आप बात कर रहे हैं और कोई आपको कहता है कि भाई यू आर प्रो मिलिटेंट, यू आर प्रो पाकिस्तान, यू आर प्रो फला, प्रो फिस्तानी, ये तो मुझे लगता है कि हमारे लिए इट्स दैट वी आर so it means that they accept that we are a party, we are working for our people. शाह साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके काफ़ी ज़्यादा लीडरान अभी भी बंद है। आपने 370 की बात की, आपके पार्लियामेंटेरियन जो यहाँ से है, नज़ीर साहब है, तो बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कोई 370 के मुतलिक वहाँ पर बात नहीं की। अगर 370 यहाँ से हटाया गया तो वहाँ पर तो कोई बात ही नहीं करता है, खाली यहाँ पर कश्मीर में उसमें पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। नहीं, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस दो थे वो दोनों राज्यसभा में थे, उन दोनों की टर्म 15 फरवरी को ख़त्म हो गई।
तो अभी वो पार्लियामेंटेरियंस नहीं है। उससे पहले की बात सो उससे पहले अगर आपने देखा होगा मीडिया में 2-3 बार उन्होंने सवाल जवाब भी किए थे, बट वहाँ राज्यसभा में ये है कि स्पीकर ही डजंट अलाउ टू स्पीक यू। इट्स नॉट अ फुटपाथ, it's a parliament house of India. So you have to seek permission from the speaker to speak. So अब आपको स्पीकर टाइम नहीं दे रहा, आप खड़े हो रहे हैं बात करने के लिए and he is not allowing you to speak. He is not giving you the time. So आप मुझे बताइए कि वो अपना प्रोटेस्ट कहाँ दर्ज करेगा। एक और सवाल की तरफ हम रुक करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए पीएचईडी बनी थी, क्या वो डीडीसी इलेक्शंस के लिए ही बनी थी? आज तो पीएचईडी की कोई बात नहीं कर रहा है। महबूबा जी अलग जाती है, वहाँ पर दौरे करती है, और यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग लीडर्स जो है दौरे करते हैं। तो पीएचईडी क्या खाली डीडीसी इलेक्शंस तक ही महदूद थे? जबकि मैंने फारूक साहब से भी ये सवाल किया था, क्या पीएचईडी इसके बाद भी काम करना शुरू करेगी? उन्होंने, मुझे याद है, उन्होंने बताया यू हैव एनी डाउट अबाउट दैट थिंग। तो आप मुझे बताइए पीएचईडी है कहाँ अभी? क्या अलग अलग फिर से हो गया सारा? देखिए, वी शुड नॉट हैव एनी डाउट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पीएचडी गुपकार अलायंस जो हमारा है। वी शुड श्योरली एंड 100% वी शुड हैव नो डाउट ऑन दिस। वी आर वन इन द कॉज, वी आर वन इन द कॉज, and we are going to fight for the cause till we achieve the goal. And what is that goal? The goal is restoration of Article 370. So आपने भी देखा होगा कि recently PhD के भी जो joint बयान आते हैं, they claim it that we are already buried that 370. BJP, so many leaders have claimed this. BJP can claim anything. BJP can claim anything. For that reason मैं ये भी claim कर सकता हूँ कि ये चांद मेरा है. You don't need to show the papers. You don't need to show the papers. Who is going to ask you the papers? जरा मुझे दिखाइए कि चांद के कागज कहाँ है। वो तो मैं तो चांद, सूरज, ये सारा जमीन, इसको मैं आपको बोल दूं कि ये मेरे नाम की। So once the things are set in the Supreme Court, then what is the case doing in Supreme Court? वो क्या कर रहा है वहाँ? सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस, मुझे तो लगता है कि बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से खारिज करना चाहिए वो केस, जो वो नहीं कर पाएंगे, शाह साहब, एक आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि टाइम हमें बता रहा है कि इतना टाइम नहीं है। आपसे एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। आप पीडीपी में जो देख रहे हैं, पीडीपी में हम देख रहे हैं कि एक यंग कैडर जो है लाया गया है, बहुत यंग, टैलेंटेड और थिंक टैंकर्स, इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखे जो है अब पीडीपी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको लगता है कि पहले से जो है पीडीपी अब ज़्यादा मजबूत होती जा रही है? बहुत ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। ये आप शाम को न्यूज़ में भी देख सकते हैं कि जो एक इंकशाफ लोगों में डाला गया था, जो एक थॉट परसेप्शन इनके अंदर, हमारी जम्मू कश्मीर के अवाम के अंदर डाला गया था कि बिल्कुल तो ये तो पीडीपी तो ख़त्म हो गई, इसके साथ तो अब कोई सपोर्टर ही नहीं है, इसमें है ही नहीं कोई अब। तो वो आपने यहाँ भी देखा होगा कि जहाँ जहाँ हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हमारी कायदे मोहतरमा है, जहाँ जहाँ वो जाती हैं, दिन ब दिन ज़्यादा पब्लिक बढ़ता जाता है। सो पीपल आर स्टार्टिंग टू टेक हर एज द लीडर हु वुड गाइड देम टू द प्रॉपर गोल। सो वी आर हमको बहुत शुक्रगुजार रहना चाहिए महबूबा जी का कि जो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि शायद ये लोगों को क्या पॉइंट से ले रहे, उनको सही लगे नहीं लगे, मगर मैं सिर्फ जाते जाते ये गुजारिश करूंगा कि एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। आप देखिए, जिन लोगों को आवाम सपोर्ट करती थी, शायद उन्हें भी जेल में बंद रखा गया, मगर हाउस अरेस्ट घर में रखा गया। और जिन लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर की आम पब्लिक, जिन लोगों के खिलाफ थे, जिन्हें आवाम दुश्मन कहा जाता था, वो लोग जेल खाने में बंद थे। जिसमें मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं वो जेल खाने में बंद थे। जेल खाने में उन्हें बंद किया जाता है जिनसे थ्रेट हो। सो मैं ये आवाम के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो डिसाइड करें कि जो लोग घरों में बंद थे, स्टार्ट में मैं ये कहूँगा कि चंद एक लीडर, नाम नहीं लूँगा, चंद एक लीडर है जो 4 अगस्त से शाम को गिरफ्तार हुए थे,
उन दिनों जैसे हर किसी लीडर को गिरफ्तार किया था, इन्होंने 4 अगस्त शाम को 10 बजे वो गिरफ्तार हुए थे शाम को, और उसके बाद इमीडिएटली जो बड़ी ईद थी वो उन्होंने अपने घर में की। उनकी बड़ी ईद उनके फैमिली के बीच में उनके घर में हुई। यानी कि नाम के ही नाम नहीं लूंगा मैं, नाम नहीं लूंगा। नाम के ही बंद थे खाली। देखिए, मुझे एक चीज बोलिए कि मैं अगर मेरे घर की लग्जरीज में बंद हूं, इट्स नॉट अ जेल। जेल आप कहें हमारी कायदे मोहतरमा को, जिन्हें 6 महीने 7 महीने घर से, फैमिली से, हर चीज से, हर वर्कर से दूर रखा गया और बंद किया गया, बाकायदा बंद किया गया उन्हें, बाकायदा शी वाज अंडर लॉक एंड की। बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, उनको किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी, उन्हें कोई बयान देने की इजाजत नहीं थी। सो मैं ये सवाल, सारे का सारा सवाल ही लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं कि आप वो देखें कि जेन्युइन लीडर्स, जम्मू कश्मीर का जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव, जेन्युइन लीडर कौन है, जिन्होंने 30 साल से, जिन्होंने हमें एक ट्रैक पर लेकर गए, पर वी रीच नोवेयर। जो हमारे पास था वो भी हाथ में से चला गया। चलिए, ये थे तौसीफ शाह साहब, जो सीनियर लीडर है पीडीपी के, थिंक टैंकर है, इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है मशहूर है अपनी पार्टी में। इनकी कश्मीर में भी इनके जो बातें हैं वो की जाती है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो बातों का यहाँ पर खुलासा किया, उससे लगा कि पीडीपी अभी कहाँ पर स्टैंड है और पीडीपी कहाँ इससे पहले स्टैंड थी। तो हमें लगता है कि पीडीपी जो है फिर से नए चेहरों के साथ और नए इंटेलेक्चुअल जो लड़के आए हैं उसमें, तो मुझे लगता है कि पीडीपी दिन ब दिन जो है उरूज पकड़ती जा रही है, ऐसा तौसीफ शाह साहब ने कहा अभी। लेकिन अगर हम बात करेंगे उसके बाद की, जो इन्होंने मतलब कुछ खुलासे हमारे साथ में किए, तो ये बता रहे हैं कि पीडीपी जो है वो हमेशा से कश्मीर प्रो कश्मीरी है और कश्मीर दोस्ताना, यहाँ के लोगों को प्रो जम्मू कश्मीर है, ये हमें बता रहे हैं यहाँ से। तो प्रो जम्मू कश्मीर है और उसमें ये बता रहे हैं कि हम लोगों के दोस्त हैं, हम लोगों के लिए जो यहाँ पर चाहिए हम उनके लिए काम करते आए हैं और करते रहेंगे। हम आपको एक और नए मेहमान के साथ अगली बार मिलाएंगे। तब तक आप JKAC देखते रहिए। अपने मेज़बान फरदौस इलाही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।